નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ ભારતીય ઇતિહાસનું એક એવું પ્રકરણ જેણે જે પ્રકારે દેશભક્તિ અને દેશની આઝાદી માટે જે પરાક્રમો દાખવ્યા છે એની તુલના જોડી શકે તેમ નથી. આમ છતાં એક વરવી વાસ્તવિકતા એ છે કે નેતાજી 1945ના તાઇપે ખાતે થયેલી વિમાની દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામ્યા હતા કે કેમ એ પ્રશ્ન કમનસીબે આજે આઝાદીના 7 દયકા પછી પણ ઉકેલી શકાયો નથી. જાતભાતના તર્કો વિતર્કો અને જાતભાતની થિયરીઓ એના વિશે પ્રચલિત થઈ રહી છે. કેન્દ્ર સરકાર પાસે દાયકાઓથી અનેક ગોપનીય દસ્તાવેજો છે જે દસ્તાવેજો સરકાર જાહેર કરતી નથી અને સરકાર જ્યાં સુધી આ દસ્તાવેજો જાહેર ન કરે ત્યાં સુધી નેતાજી જેવા દેશના મહાન સપૂત વિશે જાતભાતની થિયરી અને તર્ક વિતર્કોને સ્થાન મળતું રહે છે. આજે આપણે એ વિષયમાં વાત કરી રહ્યા છીએ. નેતાજી પરિવારના नेताजीना बहनना प्रपौत्री राज्यश्री चौधरी साहब। ऐसा माना जाता है कि गुमनामी बाबा खुद ही शायद सुभाष चंद्र बोस थे या तो सुभाष चंद्र बोस से मिलती जुलती कोई शख्सियत थी। इसके बारे में आपका और बोस फैमिली का क्या मानना है? देखिए, जब फैमिली का बात हो जाता तब तो वो क्योंकि ये जो मानने वाला है इसमें इंडिविजुअल सोच भी काम करता है, तो फैमिली के तरफ से नहीं, हमारा इंडिविजुअल सोर्स के हिसाब से हम यही बोलना चाहेंगे कि गुमनामी बाबा के संग नेताजी का बहुत सारा आदत, बहुत सारा जो आर्टिकल्स मिलता जुलता है। तो इसीलिए क्या है कि हमारा मानना है, और स्पेशली जब ललिता बोस, सुरेश बोस का जो लड़की है, सुरेश बोस है नेताजी का बड़ा भाई, उनका लड़की जो है, उन्होंने आके आइडेंटिफाई किए कि ये सारा हमारा चाचा का है, ताकि नेताजी का है, तो हम ललिता बोस को कैसे डिनाई कर सकते हैं। और क्योंकि हम लोगों का जब जन्म हुआ तब तो नेताजी समाज में नहीं थे, तो नेचुरली जो देखा है अगर वो आइडेंटिफाई किए तो हमको उसका अपोज करना तो सही नहीं है। इसके अलावा जो है जस्टिस मुखर्जी कमीशन में गुमनामी बाबा का जो हैंडराइटिंग उसको कंपेयर करके नेताजी के संग आइडेंटिकल बोल के हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने सबमिट किया है, तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का विरोध में हम कैसे जाएं? ऐसा भी है कि गुमनामी बाबा किसी से मिलते जुलते नहीं थे। वहाँ कब आए थे फैजाबाद में ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 1976 में वो फैजाबाद में राम मंदिर में रहने आए। एक कमरा छोटा सा, वहाँ पर ही रहते थे, किसी से मिलते नहीं थे। एक साधु की ज़िंदगी बसर करने वाले आदमी के कमरे में से ऐसी ऐसी चीज़ मिली। जी बिल्कुल सही। जैसे युद्ध भूमि में जो यूज़ करने वाला जर्मन बायनोकुलर्स मिला है, उसके अलावा नेताजी का पेरेंट्स का तस्वीर मिला है। आप सोचो कि एक साधु बाबा जो जिसका काम है भगवान का नाम जप करने के लिए करना, तो उसके कमरा में नेताजी का पिता माता का तस्वीर क्या कर रहा है। इसके अलावा जो उनका बड़ा भाई सुरेश चंद्र बोस का जो शाहनवाज कमीशन का विरोध में जो डिसेंटियंट रिपोर्ट का किताब निकला था वो उनके पास है। एक साधु बाबा के पास नेताजी रिलेटेड ये क्यों रहेगा। इसके अलावा कितना किताब जैसे रीडर्स डाइजेस्ट, जैसे हिमालयन ब्लंडर, ये सारा कुछ मिलता जो कुछ मैप्स भी है जो रशिया से इंडिया का रूट। आश्चर्य ये, हाँ आप सोचो कि एक साधु बाबा का घर में रशिया से इंडिया तक का मैप क्यों मिलेगा। और ये पूरा स्थल पथ का और इंडिकेशन देते हुए, एरो देते हुए वो मैप है। तो जब एक आदमी उधर से इधर आ चुका है उसके लिए संभव है ये हाथ का किया हुआ मैप ड्राइंग करने का। ऐसा भी सुना है कि वहाँ पर के जो स्थानिक पत्रकार है फैजाबाद का, उन लोगों का कहना है, उन लोगों ने वहाँ पर उस वक्त लिखा भी था कि दुर्गा पूजा के दिनों में यहाँ कलकत्ता से कुछ बंगाली लोग भी आते थे जो रात के वक्त ही गुमनामी बाबा से मिलते थे। गुमनामी बाबा के सामान में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सौंपा गया, और मेरे ख्याल से आज तक वो भी गवर्नमेंट के पास ही है, वो सब सामान को डिस्क्लोज नहीं किया गया। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। हम खुद जिन लोगों को जानते हैं, जयश्री ग्रुप जो नेताजी का अपना पब्लिकेशन था, उनका जो विजय नाग है और सूरजीत दासगुप्ता है, सूरजीत दासगुप्ता का जो मामा था सुनील दत्तगुप्ता, और विजय नाग का जो बुआ थी
लीला राय, सब लोग आके मिलते जुलते थे। ऐसा भी है कि गुमनामी बाबा के कमरे में से, उनके सामान में से कुछ लेटर्स निकले थे, जिनमें कुछ लेटर्स पवित्र मोहन रॉय, हाँ, उनका जो इंटेलिजेंस, आज़ाद हिंद फौज से आईएनए का जुड़े हुए थे। इंटेलिजेंस, पवित्र मोहन रॉय है, आज़ाद हिंद सरकार का इंटेलिजेंस विंग का हेड था। और वो कलकत्ता में बसे थे। वो कलकत्ता से पवित्र मोहन रॉय बिल्कुल। जैसे नेताजी के निकट के सहयोगी बिल्कुल। गुमनामी बाबा को क्यों लेटर लिखे? भले ही लेटर की एग्जैक्टली, बात साधारण हो, एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन ये पत्र व्यवहार ये होना, यही हम लोगों का कंक्लूजन है। जब नेताजी का जितना करीब लोग था और नेताजी का जो हैबिट्स था वो गुमनामी बाबा से बिल्कुल मिलता जुलता था। हाँ, तो इसीलिए कंक्लूजन वही होगा कि ये आदमी आइदर तो बहुत नज़दीक कोई होगा, नहीं तो नेताजी खुद होंगे। और हम एयर विमान दुर्घटना का जो स्टोरी फैलते गया, सरकार ने, नेहरू गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश इंडिया ने, उसके सिलसिले में हम ये बात करना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि मई महीना में, दिस में, हमने कॉर्नेल निज़ामुद्दीन, 115 साल का उम्र है उनका, वो नेताजी का सारथी है। हाँ, उन्होंने हमको बताया कि ये प्लेन क्रैश वाला जो है ये सिर्फ एक र्यूमर है, ये गलत है, ये नेहरू लोग रचाया है जनता से नेताजी को अलग कर देने के लिए। हमने ये एयर क्रैश के कई दिन बाद बर्मा और थाईलैंड बॉर्डर में नेताजी को छोड़ के आया था। और हम खुद बोला नेताजी आपके संग हम जाएंगे, तब बोला बेटा देखो ये रास्ता बहुत दुर्गम है, अभी का हमारा ज़िंदगी और मौत के संग लड़ाई होगा, आप लोग सब वापस जाओ, लेकिन वेट करो, हम फिर वापस आएगा। तो इस बात को लेके अभी भी कॉर्नेल निज़ामुद्दीन बोलता है कब हमारा नेता आएंगे, वो अभी भी इंतज़ार में है। तो जब 115 साल का उम्र का कॉर्नेल निज़ामुद्दीन ये बोल सकते हैं कि एयर क्रैश नहीं हुआ, हम ये मान सकते हैं, और उसको किसी भी कमीशन में डिपोनेंट नहीं बनाया गया। सबसे आश्चर्य ये बात है कि नेताजी का सबसे करीब जो है, जो ड्राइवर है, उनका कार ड्राइवर कॉर्नेल निज़ामुद्दीन, ना शाहनवाज कमीशन में उनको डिपोनेंट बनाया गया, ना जीडी खोसला कमीशन में, और ना ही तो उनका कोई पता था, वो मालूम नहीं। तो इसीलिए क्या है, तब भी हम बोलेगा कि जस्टिस मुखर्जी कमीशन जो इस मिस्ट्री में, ये बोस मिस्ट्री में जो मतलब जो लूप होल्स था वो कवर अप किया, ये आम जनता के लिए, और हम लोग जो नेताजी एक्टिविस्ट है, जो नेताजी के लिए ऊपर रिसर्च करते हैं, हम लोगों का बहुत सहारा मिला है। क्योंकि कई ऐसे फाइल्स है जो सामने आ गया जो साबित करता है उसका विमान दुर्घटना में देहांत नहीं हुआ। सबसे पहले मनोज कुमार मुखर्जी कमीशन ने ये एस्टैब्लिश किया कि ताइपे में उस दिन, जिस दिन नेताजी का देहांत हुआ, कहा जाता है उस दिन ऐसी कोई दुर्घटना हुई नहीं। उधर कोई प्लेन ही लैंड नहीं किया। फिर मनोज कुमार मुखर्जी पंच ने गवर्नमेंट से अनुमति मांगी थी कि रशिया जाना चाहिए, पर रशिया में ये सब इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने ये डिनाई किया, पर फिर मुखर्जी पंच ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया, जिसे भारतीय संसद ने नेताजी के बारे में इतनी अहम जानकारी को भी बिना चर्चा किए उसको खारिज कर दिया। तो आपको लगता है कि ये मनोज कुमार पंच, मुखर्जी पंच का जो तारण है, जो रिजोल्यूशन है, वो फिर से आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल, हमको मोदी सरकार से ये उम्मीद है और ये अनुरोध भी है कि मुखर्जी कमीशन का जो स्टेटस रिपोर्ट है उसको फिर से पार्लियामेंट में लाए जाए और इसके ऊपर चर्चाएं होए। क्योंकि अगर जस्टिस मुखर्जी एक बहुत नामी धामी ऑनेस्ट जज था, वो किसी का खरीदने वाला नहीं, यू कैन नॉट बाय हिम, इन्फ्लुएंस भी नहीं है। और इतना ऑनेस्टी के साथ इन्होंने ये इंक्वायरी किया है कि इसके ऊपर बेसिस करके अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे बढ़ेगा तो ये हमारा जो आज़ादी का पिता, जो हमारा प्रथम राष्ट्रपति भी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारा प्रथम राष्ट्रपति है। आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना हुआ 21 अक्टूबर 1943 में, और जीता हुआ ज़मीन के अंडर में ये स्थापना हुआ। ये शहीद स्वराज जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स, कुछ बर्मा, कुछ बांग्लादेश, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी इनका हुकूमत चलते थे उस टाइम। तो और रिकॉग्नाइज भी था, 11 करीब देशों से रिकॉग्नाइज सरकार था। इनका अपना पोस्टल स्टैम्प था, इनका अपना बैंकिंग सिस्टम था, नोट्स था, करेंसी नोट्स था।
तो ये फुल फ्लेजेड एक सरकार का जो राष्ट्रपति है वो हमारा राष्ट्रपति माना जाएगा। तो हमारा प्रथम राष्ट्रपति लापता हो गया, अभी तक कोई भी सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। आम आदमी को, जनता को इतना प्रेशर क्यों देना पड़ता है, ये हम लोगों के लिए आश्चर्य लग रहा है। तो कम से कम मनोज मुखर्जी कमीशन जो वाजपेयी सरकार ने स्थापना किया और उसके बाद उसका फाइंडिंग्स को यूपीए सरकार ने खारिज करके डस्टबिन में फेंक दिया। हम मोदी सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि वो वापस लाए जस्टिस मुखर्जी कमीशन को, उसका फाइंडिंग्स को, और इसके ऊपर बहुत गंभीर से चर्चा करें। તો વાત ફરીથી ત્યાં જ આવીને ઊભી રહે છે, જે લોકોના મનમાં જે સવાલ છે એ જ સુભાષચંદ્ર બોઝ પરિવારના પણ એ સવાલ છે। આજે આપણે એમના પરિવારના રાજ્યસિંહ ચૌધરી સાથે વાત કરી, એમનું પણ કહેવું એ જ છે કે શું દેશના આ મહાન સપૂત, દેશના આ મહાનાયક વિશેનું સત્ય ઉજાગર થવું ન જોઈએ। વીતી ગયેલા સમયની કેડી પર ઊંધા પગે ચાલીને આ સવાલનો જવાબ મેળવવાનો જ્યારે પ્રયાસ કરીએ છીએ ત્યારે જો અને તોના ધુમ્મસની વચ્ચે વીંટળાયેલું એક એવું ધૂંધળું સત્ય દેખાય છે કે જે કદાચ સાચું હોય તો એ આખા દેશ માટે એનો જવાબ મેળવવો જરૂરી બની જાય છે। શું નેતાજી 1945ની દુર્ઘટનામાં માર્યા ગયા હતા? જો એ દુર્ઘટનામાં માર્યા ગયા ન હતા તો એ પછી એમનું શું થયું? આ અણિયાળા સવાલનો જવાબ જ્યાં સુધી નહીં મળે ત્યાં સુધી દેશના આ મહાનાયક વિશે તર્ક અને વિતર્કને સ્થાન મળતું જ રહેશે। અને આ જ સવાલ હવે કેન્દ્ર સરકાર પાસે છે। જેમ કે રાજ્યશ્રી ચૌધરીએ કીધું કે હવે મોદી સરકારને અનુરોધ છે કે આ વિશે વધુ ચર્ચાઓ, વધુ તર્કો બને એ પહેલાં જેટલા પણ દસ્તાવેજો છે એ લોકોની સમક્ષ જાહેર થવા જોઈએ અને ત્યાં સુધી આ સત્ય બહાર આવી શકશે નહીં।